गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या हो रहा है, क्या होता है। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि इसके जस्ट पहले वाली कंडीशन होती है। ठीक है, एमआई क्या होता है इधर ध्यान दें। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एंजाइना कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अपना हार्ट है, इस हार्ट में जो ब्लड सप्लाई रहती है आपके आयोटा के माध्यम से, जो यहाँ से कोरोनरी आर्टरी जो रहती है, वो कोरोनरी आर्टरी आपकी हार्ट की मसल्स को, हार्ट के राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। लेकिन किसी कारणवश अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज अगर आ जाता है, कोई रुकाव ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उस कारण से ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती थी और इससे क्या हो जाता, मायोकार्डियल मसल्स जो है वो नेक्रोज इस्चेमिक होना स्टार्ट होती थी और हमें वो पेन फील होता था। ठीक है, उसे हम एंजाइना बोल रहे थे। लेकिन एमआई में क्या होता है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से जो ब्लड सप्लाई जा रही है, और वो ब्लड सप्लाई अगर ऑब्स्ट्रक्ट होती है, बाधित होती है किसी भी कारणवश, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लड वहाँ कम मात्रा में जाता है, और जब कम मात्रा में जा रहा है और हार्ट के जिस पार्ट पर या जिस सेगमेंट में वो ब्लड सप्लाई रुक रही है या ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी। जब वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगा, वो एरिया धीरे धीरे नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्रोज होकर क्या हो जाएगा, वो एरिया डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डेथ हो जाएगी उस एरिया की। जब वो एरिया डेड हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो हार्ट का वो पार्ट क्या होता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यानी कि एक तरीके से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, लोकलाइज्ड नेक्रोटिक एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए। पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, यानी कि वहाँ के सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो जाए। ठीक है, ये अगर इसको जनरली बात करें, डेथ ऑफ सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स भी हमने वही बात की। ठीक है, एक डेफिनेशन के रूप में हम देखें तो डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि डेथ ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यूज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी कि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने के कारण क्या होना, हार्ट की एक किसी पार्ट के सेल्स और टिश्यूज का डेथ होना ही क्या कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई जो आपकी इंटरप्ट हो रही है, जो बाधित हो रही है, वो किन किन कारणों से हो सकती है, तो वो है आपकी ईटियोलॉजी। वो कारण हो सकते हैं आपके जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होगा, जैसे कोरोनरी आर्टरी जो है आपकी, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए, धीरे धीरे फैटी प्लेक का जमना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एथेरोमा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड सप्लाई में रुकावट आना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है आपका एम्बोलिज्म। अगर कोई भी एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक एम्बोलिज्म जो भी है, वो एम्बोलिस अगर आकर इस कोरोनरी आर्टरी में कोई भी लॉस हो जाता है, रुक जाता है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए, या तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, स्पाज्म हो जाए, यानी कि स्पाज्म के मतलब या तो एबनॉर्मल डायलेशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एबनॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, कि यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता कब खत्म हो जाए। या स्ट्रेस कंडीशन, तनाव में भी ऐसा देखने को मिलता है स्ट्रेस हार्मोन के कारण। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन जो एनीमिया होता है वो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और इस एनीमिया में क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड जो रहता है, ऑक्सीजन ले जाने वाला जो ब्लड रहता है, उस ब्लड के अंदर उस ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा बॉडी टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती है। और उस कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया में जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से जो ब्लड सप्लाई हार्ट को जा रही है, उसमें भी ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगी, और धीरे धीरे जिस ऑक्सीजन जिस पार्ट पर कम मात्रा में पहुंचेगी हार्ट के, वही पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। लो बीपी में भी हमें यही देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बीपी लो है तो प्रेशर प्रॉपर नहीं होने के कारण, यानी कि ब्लड का प्रेशर प्रॉपर नहीं होने के कारण क्या होता है, हार्ट के एक एक पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा अदर फैक्टर और भी हो सकते हैं एमआई के लिए रेस्पॉन्सिबल, जैसे कि सडन कॉन्स्ट्रिक्शन, कोरोनरी आर्टरी में अचानक कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाए, इन्फेक्शियस डिजीज, कोई इधर से हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, स्मोकिंग में भी ये होता है कि स्मोकिंग के अंदर जो आपके जो केमिकल एजेंट्स जो पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपके आर्टरी स्पाज्म वगैरह करने का काम करते हैं। ठीक है, फैटी डाइट, जो फैट क्या होती है, इनके अंदर जमना स्टार्ट हो जाती है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने में क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, सेल्स और टिश्यूज़ की मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाती है, और जब सेल्स और टिश्यूज़ की मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ेगी तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए और ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अपने जो हार्ट रहता है, उस हार्ट का कोई सा भी एक सेगमेंट
या फिर एक पोर्शन जो रहता है वहाँ के सेल्स और टिश्यूज नेक्रोड हो जाते हैं, इसी को अपन बोलते हैं लोकलाइज्ड नेक्रोटिक एरिया। और यही क्या है आपका एमआई कहलाता है। ठीक है, ये कैसे होता है अभी देखते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई। एमआई में होता क्या है, देखिए इधर, ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी थ्रोम्बस, यानी कि अपने कह सकते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू कोजेज, जो भी हमने कोजेज के बारे में बात की है कि एथेरोस्क्लेरोसिस, इधर से आपकी कोरोनरी स्पाज्म, फैटी प्लेग, स्मोकिंग, जो भी है वो जो आपके जितने भी कॉजिटिव एजेंट थे उनके कारण क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोड्यूस इस्चेमिया इन मायोकार्डियम, यानी कि इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं जा पाती है, चाहे वो आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो चाहे आपके कोरोनरी थ्रोम्बस हो, यानी कोरोनरी आर्टरी में कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती है, और जिसके कारण क्या होता है, हार्ट की मसल्स को जब ब्लड नहीं मिलता है तो प्रोड्यूस इस्चेमिया इन मायोकार्डियम, जो हार्ट की जो मिडिल जो लेयर रहती है वहाँ पर क्या होता है, इस्चेमिया लैक ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड, इस्चेमिक कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, और जिसके कारण जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो जिस हार्ट के पार्ट में वो ब्लड सप्लाई जा रही है वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ के सेल्स और टिश्यूज में नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सेल्स और टिश्यूज क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नेक्रोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है अल्टीमेटली, जैसे यानी कि इन सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनमें नेक्रोसिस होगा। अब नेक्रोसिस होगा तो क्या हो सकता है, देखिए इधर जो इसके पार्ट की यानी मेनली जो अफेक्ट होता है वो पार्ट होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का जो मेन पार्ट जो अफेक्ट होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब क्या होगा देखना, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जब आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इन मसल्स में तो यहाँ पर क्या होगा, एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलेगी, और जैसे जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी के बिना जो प्रोसेस होती है यानी एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, जब भी यहाँ की मसल्स काम आएगी, यानी बिना ऑक्सीजन के वो मसल्स अगर कॉन्टैक्ट रिलैक्सेशन करती है तो किसका निर्माण होगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। लैक्टिक एसिड रेस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, डिसरिथमिया के लिए, यानी कि हार्ट की जो रिदम रहती है, पंप करने की जो रिदम रहती है वो क्या हो जाएगी, डिसरिथमिया, यानी कि रिदम बिगड़ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये तो हो गया ऑक्सीजन की कमी के कारण। दूसरा क्या होता है, रिड्यूस कंडक्टिविटी, यानी कि यहाँ के सेल्स और टिश्यूज में क्या हो गया, जब डैमेज हो गए तो आपके यहाँ से जो क्या बोलते हैं, यहाँ से इम्पल्स ऐसे नोड के माध्यम से एवी नोड पर आते हैं, एवी नोड से यहाँ से प्रोकिंजिया फाइबर के माध्यम से पूरे हार्ट में सप्लाई होते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ की सेल्स और टिश्यू मसल्स जब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो आपकी कंडक्टिविटी जो यहाँ से नर्व इम्पल्स जो आ रहे थे वो इम्पल्स भी आगे कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, यानी कि जिस पार्ट में डैमेज है वो उधर वो इम्पल्स नहीं जा पाते, यानी कि रिड्यूस कंडक्टिविटी। अब इसके कारण जब यहाँ पर इम्पल्स नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी जिस पार्ट में नर्व इम्पल्स नहीं जाएंगे वहाँ का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाएगा। तो यही है कि रिड्यूस कंडक्टिविटी, और जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक होता है आप देखना, दूसरा होता है इधर मैंने लिखा है आपको अल्टर्ड रिपोलराइजेशन। अल्टर्ड रिपोलराइजेशन क्या होता है कि जब इस हार्ट का जो पार्ट जहाँ पर कंडक्टिविटी यानी इम्पल्स नहीं पहुँच पा रहे थे, इस कारण से वो काम नहीं कर पा रहा था, तो जैसे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसको क्या चाहिए, जब इम्पल्स चाहिए रिपोलराइज होने के लिए, यानी कि वापस चार्ज होने के लिए, यानी रिलैक्स होने के लिए यहाँ से नर्व इम्पल्स चाहिए, और वो इम्पल्स आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों, क्योंकि ये पार्ट डैमेज हो रहा है। सही है, तो यानी कि ये कह सकते हैं अपन कि हार्ट का ये नेक्रोसिस होने के कारण क्या हो गया, रिपोलराइजेशन जो होना चाहिए, यानी हार्ट का जो यानी रिलैक्सेशन की कंडीशन में जो जाना चाहिए वो हार्ट प्रॉपरली नहीं जा पाता। यानी कि ये तीन चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, एक तो था आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जिसके कारण डिसरिथमिया हो रहा था, एक था आपका रिड्यूस कंडक्टिविटी जिसके कारण वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहे थे, और एक आपका अल्टर्ड रिपोलराइजेशन। ये सारे किस कारण से, ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट की मसल्स में, या नेक्रोसिस के कारण या इस्चीमिया के कारण। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एमआई, यानी कि जो हमने बात की एमआई होने के बाद क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं हमें एमआई के केस में। सबसे पहला मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में, यानी कि जब भी हार्ट की मसल्स डैमेज होगी तब हमें जो सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है आपका सीवियर चेस्ट पेन,
और यही मोस्ट कॉमन सिम्टम कहलाता है एमआई का। सीवियर चेस्ट पेन यानी चेस्ट के बीचों बीच यानी बीच सेंटर में यहाँ पर पेन होना स्टार्ट होता है पेशेंट को, और इस पेन की जो सीवियरिटी रहती है वो इतनी ज़्यादा यानी एंजाइना पेक्टोरिस से भी ज़्यादा सीवियर होता है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जैसे किसी ने चाकू से आपके ऊपर अटैक किया हो। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो ड्यूरेशन लगभग 15 मिनट का रहता है, यानी 15 मिनट से ज़्यादा का रहता है, मोर देन 15 मिनट। और इस केस में नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट देने के बावजूद भी ये पेन रिलीव नहीं होता है। ठीक है, जनरल जो पेन होता है जनरली वो नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट देते ही रिलीव हो जाता है, लेकिन एमआई के केस में क्या होता है, पेन नाइट्रोग्लिसरीन के बावजूद भी नहीं होता है। रेडिएशन जो रहता है, ये पेन का कैसे पता लगाए कि एमआई का पेन है या दूसरा यानी कि आपका गैस्ट्रिक पेन है, तो फिर उसमें क्या होता है, ये पेन रेडिएट होता है, हार्ट से आपका ये पेन स्टार्ट होता है, यानी चेस्ट से स्टार्ट होता है, किधर जाता है, एक तो नोज की तरफ और जो की तरफ, नोज और जो की तरफ जाता है, यहाँ से आपका इस शोल्डर की तरफ भी आ सकता है, और यहाँ से फोर्थ आर्म से यानी इंटीरियर अंदर के वाले हिस्से से होते हुए ये क्या होता है, जो आपकी फोर्थ और जो फिफ्थ फिंगर होती है इधर ये पेन रेडिएट होता है, यानी कि इससे पता लगा सकते हैं कि ये कार्डिक पेन है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये तो गया मेन सिम्टम कि एंजाइना पेक्टोरिस से भी तेज होता है, 15 मिनट से ज़्यादा समय तक का हमने को देखने को मिलता है, और इसका रेडिएशन इस साइड पे होता है। लेकिन कुछ अदर सिम्टम भी हमें देखने को मिल सकते हैं जो देखने को मिलते ही हैं, जैसे कोल्ड काम स्किन का ठंडा होना, टेकीकार्डिया पल्स रेट का बढ़ जाना, इंक्रीज द पल्स रेट अबाउ दी 100 बीट्स पर मिनट, पाल्पिटेशन रैपिड पल्सेशन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट क्या करेगा, जब हार्ट यानी कि हार्ट का जो पार्ट डैमेज हो जाएगा उसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, और उस सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या करेगा, हार्ट जल्दी पंप करना, रैपिड पल्सेशन करना स्टार्ट करेगा, और उसी को अपन बोलते हैं क्या, पाल्पिटेशन। नोज़िया वोमिटिंग हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन भी इसमें देखने को मिलता है। डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग हमें एक साथ पसीना आ जाएगा पेशेंट के। हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन दोनों में से एक हमें देखने को मिलेगा। एक होता है डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, एंजाइटी रहेगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रह सकती है। यानी कि जो अदर कॉमन सिम्टम्स है, बाकी मेन जो सिम्टम है आपका वो सीवियर चेस्ट पेन ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट साइट ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कौन कौन सी मेजर साइट्स रहती है उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो साइट्स की मीनिंग ये है कि आपके ब्लॉकेज के कारण हार्ट का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, वह है आपके साइट्स ऑफ एमआई। मोस्ट कॉमनली जो पार्ट होता है यानी हार्ट की जो मेन कॉमन जो पार्ट रहते हैं, एक तो होता है एंटीरियर व्यू, एक होता है पोस्टीरियर व्यू, और एक होता है आपका इंफीरियर व्यू, यानी नीचे का वाली सतह, एक फ्रंट वाली, एक बैक वाली। ठीक है, ये तीन पार्ट मेनली अफेक्ट होते हैं। इनमें से भी जो मोस्ट कॉमनली जो पार्ट अफेक्ट होता है वो होती है ये जो आपके वेंट्रिकल होता है, इस वेंट्रिकल की एंटीरियर वाल, ये ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, अब वो कैसे होता है देखिए, अपने ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, जो आयोटा होता है यानी कि मेजर आर्टरी जो होती है आपका आयोटा है, इस आयोटा से क्या होता है, दो आपकी कोरोनरी आर्टरी निकलती है, एक होती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये क्या होती है, दो भागों में डिवाइडेड रहती है। एक तो होती है आपकी सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स, और दूसरी होती है आपके कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो नीचे की तरफ ब्लड सप्लाई लेके जा रही है। ठीक है, एक होती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, जो क्या काम करती है, आपके पोस्टीरियर पार्ट यानी हार्ट का जो पीछे वाला हिस्सा है, और जो इंफीरियर पार्ट जो होता है निचला हिस्सा, इसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जबकि आपकी लेफ्ट वाली जो आर्टरी होती है मेनली हार्ट के एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या जो मायोकार्डियल मसल्स का जो डैमेज देखने को मिलता है वो होता है एंटीरियर वाल का, तो ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वाल जो रहती है इसलिए, इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लॉकेज आएगा। ठीक है, यानी कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन, कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज होने के कारण क्या हो गया, इस हार्ट के एंटीरियर पार्ट में ब्लड सप्लाई रुके, जिसके कारण क्या होता है, ये पार्ट धीरे धीरे नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। दूसरा, आपका अगर बाई चांस ये लेफ्ट पार्ट में ब्लॉकेज नहीं हो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं हो, तो कभी कभी क्या होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ सकते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आने के कारण या तो पोस्टीरियर वाल, क्योंकि यहाँ से डिवाइडेशन रहता है इसका भी कम्प्लीटली, या तो पोस्टीरियर वाल डैमेज होगी या फिर इंफीरियर वाल डैमेज होती है हार्ट की। ठीक है, ये थी आपकी क्या, ये थी आपकी
साइज ऑफ एम आई। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एम आई के केस में जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवाए जाते हैं कौन कौन से, सबसे पहले जो करवाई जाती है वो ईसीजी करवा के देखते हैं हम। ईसीजी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के रूप में हम करवाते हैं। और एमआई के केस में ईसीजी में जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, देखिए इधर नॉर्मल ईसीजी जो होती है इस प्रकार से होती है, PQRST इस प्रकार की जो अपने को नजर आती है। लेकिन एमआई के केस में यानी कि जब भी अपनी हार्ट की मायोकार्डियल मसल डैमेज होती है तो उस केस में क्या होता है, दो चीजें अपने को देखने को मिलती है। एक तो एसटी एलिवेशन होता है, एक टी वेव इन्वर्जन होता है। एसटी एलिवेशन क्या होता है, PQRST, देखो एस, ये यस जो वेव है एस और टी की इस प्रकार की बनती थी, लेकिन ये क्या हो गया, एसटी एलिवेशन हो गई, यानी कि नॉर्मल रेंज से क्या हो गई, ये ऊपर चला गया, ये एसटी एलिवेशन जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा टी वेव इन्वर्जन, इन्वर्जन यानी नीचे की तरफ जाना। अब ये टी वेव जनरली कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है, लेकिन इस टी वेव को देखो आप जनरली क्या हो गया, एस और ये टी वेव इन्वर्जन, ये दोनों केस अपने को देखने को मिलेंगे कहाँ पर, एमआई के केस में। क्योंकि आपको पता है कि टी वाली जो टी वेव होती है ये डीपोलराइजेशन को रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है, हार्ट के जो रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ता है उसको इंडिकेट करने का काम करती है। सही है, देखिएगा तो ये दोनों चीजें अपने को ईसीजी में देखने को मिलेगा, इससे हम पता लगा सकते हैं कि एमआई के चांसेस हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड स्टेज पर अपन जाते हैं तो लेफ्ट फाइंडिंग्स करवाते हैं। लेफ्ट फाइंडिंग्स में क्या होता है कि लेफ्ट फाइंडिंग में ये देखा जाता है ये आपका ट्रोपोनिन लेवल चेक करते हैं, लेकिन इससे पहले भी क्या होता है, कई बार डॉक्टर ईको करवा के देखते हैं। ईको कार्डियोग्राफी में क्या होता है, हार्ट की साइज, शेप, स्ट्रक्चर, पोजीशन, इधर से साउंड, जो वाल्व साउंड होता है वो सारे चेक किए जा सकते हैं ईको के माध्यम से। इससे ये पता लग जाता है कि हार्ट का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। ठीक है, साइज, शेप, स्ट्रक्चर पूरा देखा जा सकता है ईको के अंदर। दूसरी चीज ये तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, यानी कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है उसको वेव के रूप में दिखाना ईसीजी कहलाता है, और हार्ट की साइज और शेप स्ट्रक्चर को देखना क्या कहलाता है, इकोकार्डियोग्राफी कहलाता है। उसके बाद एक और टेस्ट करवाया जाता है लेफ्ट फाइंडिंग जिसे अपन कहते हैं। लेफ्ट फाइंडिंग बहुत सारी होती है, या क्रेटिनिन काइनेज भी, मायोग्लोबिन भी, ट्रोपोनिन भी, एएसटी, एलडीएस, इधर से ये सारी सब करवाते हैं। क्रेटिनिन काइनेज जो होता है ये 3 से 6 घंटे के अंदर ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है एमआई के बाद में, और ये फ्यू आवर्स से स्टार्टिंग हो जाती है बढ़ने की और 24 घंटे में पीक पर पहुंच जाता है एमआई के बाद। जबकि मायोग्लोबिन जो होता है वो 1 से 3 आवर में, यानी सबसे पहले ये बढ़ता है मायोग्लोबिन, यानी कि ब्लड के अंदर हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, मायोग्लोबिन सबसे पहले बढ़ने वाला एंजाइम है, कार्डियक मार्कर है, ठीक है, प्रोटीन है। लेकिन ट्रोपोनिन जो होता है ये ज्यादा कंफर्मेटिव माना जाता है मायोग्लोबिन की अपेक्षा, हालांकि 3 आवर्स में बढ़ना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन क्या होता है, हार्ट के अलावा अदर स्केलेटल मसल्स के डैमेज होने पर भी ये ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन ट्रोपोनिन जो होता है ये स्पेसिफिक माना जाता है किसके लिए, हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट की मसल्स अगर डैमेज होगी उसी केस में अपने को क्या होगा, ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे ट्रोपोनिन आई जो होता है ये मोस्ट कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ एमआई कहलाता है। ठीक है, ये 0 से 0.04 mg/ml ये नॉर्मल वैल्यू होती है, लेकिन अगर इसका ब्लड के अंदर जो है वैल्यू वो 0.40 से अगर ज्यादा आता है तो अपन एमआई को इंडिकेट करता है। हालांकि इसको 0 से लेकर 100 तक जब अपन नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर ये 100 के अबव अगर निकलता है तो उसके इसको एमआई पर बोलते हैं। ठीक है, अदर एंजाइम भी एस्पायरेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सारे ये इनके भी लेवल बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर इससे भी कंफर्म नहीं हो तो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए कि हार्ट के किस पार्ट में ब्लॉक आया है, कौन सी राइट कोरोनरी आर्टरी में, कौन सी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, एंजियोग्राफी करवाई जाती है। एंजियोग्राफी का मीनिंग होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, ग्राफी यानी कि विजुअलाइजेशन, यानी ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज करना। उसके लिए क्या करते हैं, वो आपकी ब्रेकियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी से क्या करते हैं, एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कार्डियक कैथेटर, उसको हार्ट तक भेजते हैं, और वो क्या करता है अंदर से पिक्चराइजेशन के माध्यम से हमें बता देता है कि हार्ट के कौन से पार्ट में ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। एमआई का जो मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है उसके लिए मोस्ट कॉमनली जो टर्म दी जाती है वो है मोना। इसके बाद में हम याद रख सकते हैं मोना क्या होता है। एम होता है आपका मॉर्फिन सल्फेट जो कि एक एनाल्जेसिक है, आपका पेन किलर के रूप में काम करता है।
क्योंकि जो एमआई का जो पेन होता है काफ़ी सीवियर होता है, काफ़ी एक तरीके से जिसे चाकू को शरीर में गोदा हो उस तरीके का पेन होता है, इतना साफ। तो उस केस में मॉर्फिन सल्फेट हम जनरली एनाल्जेसिक के रूप में काम में लेते हैं 5 to 10 mg सबक्यूटेनियस, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट कॉमन जो मैनेजमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन, कि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है और ऑक्सीजन अपने को देनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेट करनी होती है। एक होता है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन भी एक प्रकार का ब्लड वेसल्स का डायलेशन करने का काम करता है, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन के अलावा और भी कई सारे वेसोडाइलेटर्स अपन काम में ले सकते हैं। वेसोडाइलेटर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है आपका, इस प्रकार का प्लेइंग रहता है। जब ब्लड और यहाँ से ब्लड को जाने के लिए रास्ता कम रहता है तो क्या होता है, वेसोडाइलेटर देने से ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, और डायलेट होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ से ब्लड का फ्लो नॉर्मल बना रहता है। तो नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी अपन यूज में लेते हैं। एक होता है एस्प्रिन, अगर एमआई का कोई पेशेंट हो तो उसको तुरंत सेव करने के लिए, चबाने के लिए या फिर एस्प्रिन ड्रग दी जाती है। एस्प्रिन एक प्रकार की एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है, ये ब्लड को क्या करती है, पतला बनाने का काम करती है, ताकि इसमें ब्लड को बनने में या यहाँ से आगे जाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये मोना मैनेजमेंट मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट कहलाता है आपका एमआई का, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे ड्रग जैसे कि हम काम में ले सकते हैं। एक आपका एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी काम में लेते हैं, क्योंकि पेशेंट काफी इरिटेट होता है तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बेंजोडाइazepam वगैरह अपन काम में ले सकते हैं। एक होती है एंटीकोगुलेंट, ब्लड का थक्का नहीं बनने दें, ठीक है, तो उसके लिए हिपेरिन काम में ली जाती है। एक होती है थ्रोम्बोलाइटिन, जो ये क्लॉट बना हुआ है, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, इसको तोड़ने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस का भी यूज करते हैं। एक होता है एंटी डिसरेथमिक, हार्ट अटैक के केस में एमआई एक प्रकार का हार्ट अटैक ही है, तो इसमें क्या होता है, हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, और उस रिदम को मेंटेन करने के लिए, उस रिदम को रोकने के लिए क्या करते हैं, लिग्नोकेन या जाइलोकेन भी हम काम में लेते हैं। इसके अलावा और भी ड्रग है, जैसे कि हार्ट अगर प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो उसको बढ़ाने के लिए डोपामिन हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर जैसे बॉडी हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा हो रहा है, फ्लूइड की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो रही है, हार्ट के ऊपर अगर लोड ज्यादा हो रहा है, उस लोड को कम करने के लिए अपन एंटीडायरेटिक फुरोसामाइड भी काम में ले सकते हैं, ताकि बॉडी से फ्लूइड को निकाला जा सके और हार्ट के ऊपर लोड कम हो सके, ठीक है। इसके अलावा एसिडोसिस को रिड्यूस करने के लिए अपन बाइकार्बोनेट का भी यूज करते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट को आयन में इन्फ्यूज करते रहते हैं ताकि एसिडिटी की मात्रा बॉडी के अंदर नहीं हो। ये था मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट दो ही होता है आपका, जैसे आपका ये मान लीजिए हार्ट है, इस हार्ट में आपकी ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ से निकल के आ रही थी, ये कोरोनरी आर्टरी थी, और इस कोरोनरी आर्टरी में ये आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन का ब्लॉकेज था। तो दो ही अपन सर्जरी कर सकते हैं, एक तो होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें क्या करते हैं कि आपकी एंजियोग्राफी के माध्यम से यहाँ से कट लगाया फ्यूमरल आर्टरी से या ब्रेकियल आर्टरी से, कार्डियक कैथेटर इंसर्ट किया, और यहाँ पर क्या करते हैं, स्टंट लगा दिया जाता है। जैसे कि ये ब्लॉक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टंट लगा दिया जाएगा ताकि ये पिच के नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, ठीक है। ये करते हैं ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, इसको जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लिया जाता है। यहाँ तक कैथेटर लगाकर इसको क्या करते हैं, सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर लिया जाता है, और वो कहलाता है कि आपका पीटीसी है। एक और रास्ता हो सकता है, उसे बोलते हैं सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है, तो क्या करते हैं, एक अलग से माउथ में से कैसे भी लेयर निकालकर उसकी एक आर्टरी बनाकर उसको क्या करते हैं, बाईपास कर दिया जाता है। बाईपास इस तरीके से ये इस तरीके अलग से लगा दी जाती है, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो इधर से भी जा सके और इधर से भी जा सके आगे की तरफ। ये कहलाता है सीएबीजी, एक प्रकार की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ठीक है। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद आता है डाइटरी मैनेजमेंट। ये ऐसे व्यक्तियों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, लो फैट डाइट लेने के लिए बोला जाता है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने के लिए बोला जाता है, लो सोडियम, और इसके अलावा कैफीन को अवॉइड करने के लिए, एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए, स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए भी कहा जाता है। ये था इसका डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है। अब आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, देखिए इधर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा अपना पेन। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस आपका पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बहुत सीवियर पेन होता है, और उस सीवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देने का काम करते हैं, यानी इसका गोल हो जाएगा टू रिड्यूस द पेन, ठीक है। तो ये नंगा का डायग्नोसिस है।
इसके इंट्रोडक्शन जो लिखा जाएगा उसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं अपन कि प्रोवाइड द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट या कंफर्टेबल पोजीशन टू दी पेशेंट, प्रोवाइड दी कूल काम एनवायरनमेंट, ठीक है, जो काम एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत वातावरण उसको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट में देखा था कि एडमिनिस्टर दी मॉर्फिन सल्फेट, जो अपनी एनाल्जेसिक थी मॉर्फिन सल्फेट को अपन काम में लेते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पेन किसके कारण होता है, पेन होता है हार्ट मसल्स डैमेज होने के कारण, तो उसकी रिकवरी के लिए अपन ऑक्सीजन वगैरह जो देते हैं तो हमें एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा था आपका एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन, एंजाइटी होती है पेशेंट को फियर ऑफ डेथ मरने के डर के कारण या चेस्ट पेन के कारण, तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए बेंजोडाइज़ेपाम वगैरह जो रहता है आपका एंजाइटी ड्रग्स वो हम काम में लेते हैं ताकि व्यक्ति को एंजाइटी कम हो, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको रिलैक्स करवाया जा सके पेशेंट को ताकि वो आराम कर सके। आप उसको एक कंफर्टेबल बेड हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मोटिवेशनल स्पीच हम उसके लिए भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। अल्टर टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है, हार्ट के मसल डैमेज होने के कारण क्या हो गया, मसल्स डैमेज होने के कारण ना तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी हार्ट को खुद को भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है और बॉडी में भी प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पर जो टिश्यूज वगैरह रहते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेज एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, वो अल्टर्ड हो जाता है। इस कारण से टिश्यू परफ्यूजन भी अल्टर्ड हो जाता है, बाधित हो जाता है। और उसको बढ़ाने के लिए अपन ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड ऑक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको ऐसी पोजीशन प्रोवाइड की जा सकती है जिसमें उसको ऑक्सीजन की कंजप्शन की आवश्यकता कम पड़े। एक होता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिसरिथमिया, ये आपकी जो हार्ट की मतलब डैमेज होने के कारण हार्ट की रिदम बिगड़ी है उसके कारण कार्डियक आउटपुट भी यहाँ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो यहाँ पर हार्ट की मसल्स को भी कम ब्लड जाएगा, जब कम ऑक्सीजन जाएगी तो यहाँ की मसल्स और डैमेज होगी, तो ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम ये 4-5 जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये हम बना सकते हैं। एक और हम बना सकते हैं एक्यूट इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, क्योंकि ऐसी केस में जब व्यक्ति को पेन हो रहा हो, जो वो कार्डियक कंडीशन उसकी प्रॉपर नहीं हो, तो उस कंडीशन में एक्यूट इंटॉलरेंस भी होता है कि व्यक्ति अपना खुद का काम नहीं कर पाता है, नहीं पाता है, तो उस केस में उसको क्या होता है, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये थी आपकी पूरी एमआई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन जो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर, डिसरिथमिया, ये इसके जनरल कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिलते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट एमआई।